अच्छी और सच्ची खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले चारधाम यात्रा से ही खबरों की शुरुआत करते हैं, जिसके शुरू होने में महज 7 दिन का वक्त बचा है। यानी 10 तारीख को पवित्र चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को जांचने और परखने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने चारधाम यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल की, जिनमें पौड़ी, टिहरी, चमोली और हरिद्वार में अलग अलग हादसों में बचाव के लिए रेस्क्यू टीमों ने अभ्यास किया। और इस मॉक ड्रिल में एजेंसियां कितनी सफल रही, देखिए रिपोर्ट। चमोली के हॉस्टल में रेस्क्यू, बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से बचाव का अभ्यास, टिहरी में खाई में गिरी बस का रेस्क्यू, हरिद्वार में गंगा में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास। ये तमाम तस्वीरें चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मॉक ड्रिल का हिस्सा हैं, जिसके जरिए यात्रा से जुड़ी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा गया। दरअसल इस साल 10 मई से यानी आज से 7 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस चारधाम यात्रा के रास्ते पर चुनौतियों की भरमार है, लिहाजा इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने एक साथ मॉक ड्रिल में भाग लिया और अपनी अपनी तैयारियों को परखा, ताकि तीर्थ यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा को और सुरक्षित बनाया जा सके। सबसे पहले चमोली में एनडीआरएफ की टीम को रिहायशी इलाके के एक हॉस्टल में आग की सूचना मिली। इस खबर के चंद मिनट बाद ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गई और हादसे वाली इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों ने इस मॉक ड्रिल में अपनी दिलेरी भी दिखाई और कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को खाली करा दिया। देखो, चारधाम और आपदा प्रबंधन को लेते हुए, क्योंकि अभी समय भी शुरू हो गया आपदा का, तो एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 हमारे मेन एस्पेक्ट्स रखे गए थे। एक तो अग्नि, जो आग लग गई थी अर्बन एरिया में हमारे सैनिक विश्राम गृह में, और दूसरा डुंगरी पंथ में अर्थक्वेक था 7 मैग्नीट्यूड का। थर्डली चमधार में एक लैंडस्लाइड हो गया था, जिससे रोड ब्लॉक हो गई थी, और चौथा कलियासौड़ में बस एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी सबने, जो भी हमारे आईआरएस टीम थी, उसने अपने अपने जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने जो दायित्व है पूर्णतः निभाते हुए सभी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किए। अब भूकंप और लैंडस्लाइड से जुड़ी तैयारियों को परखने की बारी थी, लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को चमोली के रास्ते पर लैंडस्लाइड की खबर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें ट्रैफिक को रोककर मलबा हटाने के काम में जुट जाती हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने करीब 40 मिनट में ही रास्ते से पत्थर हटाकर ट्रैफिक शुरू कर दिया। ये मॉक ड्रिल का अहम हिस्सा भी है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ राजमार्ग बंद होने से तीर्थ यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल चारधाम यात्रा को सफल बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। मॉक ड्रिल के तीसरे हिस्से में एनडीआरएफ को खबर मिलती है कि एक बस बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में गिर गई है और बस में 25 यात्री सवार थे, जिसके बाद कर्णप्रयाग एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और बिना वक्त गंवाए रस्सी की मदद से खाई में उतरकर लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास किया। जी, हम लोगों को आज जो यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था, इसमें सूचना मिली थी कलियासौड़ में एक बस एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोगों की टीम वहाँ पे गई और हम लोगों की टीम द्वारा वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। और साथ ही एक मॉक ड्रिल था अर्थक्वेक का, जो कि डुंगरीपन गांव में हुआ था, जहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया गया। कुछ ऐसी ही स्थिति टिहरी में नजर आई। यहाँ रेस्क्यू टीमों ने भूकंप की स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा और 7.4 तीव्रता के भूकंप के दौरान लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटन विभाग की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट है, उसपे इस साल बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश में जो अलग अलग प्रदेशों में श्रद्धालु हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है केदारनाथ और बद्रीनाथ और चारों धाम की यात्रा के लिए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। उसी में हम लोग सब लगे हुए, पर्यटन विभाग भी लगे हुए। हरिद्वार में गंगा जी के बीच मझधार में फंसे शख्स को देखकर चौंकिए मत। ये भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मॉक ड्रिल का ही एक हिस्सा है। स्थिति ये थी कि एसडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में कुछ लोगों के गिरने की खबर मिली और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ मौके पर पहुंच गई और पानी में बह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमें सूचना मिली थी
CCR के माध्यम से कि उक्त घटना स्थल पर कम से कम कुछ लोगों के अफरा तफरी और पानी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अफरा तफरी बच गई। तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम मौके पे पहुंचे। मौके पे देखा कि 7-8 लोग बह रहे हैं पानी में। इस पर तुरंत हमारी टीम SDRF द्वारा अपनी राफ्ट और अपने इक्विपमेंट के साथ पानी में उतरे और उन 6-7 लोगों को हमने बचाया और सकुशल सभी को हमने क्या होता है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। सर, चारधाम यात्रा मार्ग पर NDRF और SDRF की टीमों ने मॉक ड्रिल में पूरी मुस्तैदी दिखाई और बेहद ही कम समय में अलग अलग हादसे वाली जगहों पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया और इस बात के भी पुख्ता प्रमाण दे दिए कि रेस्क्यू टीमें चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और हिटरी से कृष्ण गोविंद, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। और बात वाराणसी की, जहां बाबा के भक्तों ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और यह आंकड़ा साल 2021 के बाद तेजी से बढ़ा है। 2021 से पहले साल भर में यहां 30 से 40 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आया करते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भक्तों का मेला। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। वाराणसी को दुनिया भर में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, जहां देश और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। वैसे तो पूरे साल यहाँ बाबा के भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पिछले कुछ सालों में यहाँ बाबा के भक्तों की आमद बढ़ी है और अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुँच गई है। यह आंकड़ा खुद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद साल 2022 में कुल 7 करोड़ 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए थे। इसी तरह साल 2023 में 5 करोड़ 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर पूजा अर्चना की और 2021 से लेकर इस साल अप्रैल तक ये आंकड़ा 15.6 करोड़ तक पहुँच गया है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं और नित्य नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आगे इसी तरह खुद ये काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु नए रिकॉर्ड को कायम करते चले जाएंगे। साल दर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ती हुई ये संख्या बताती है कि यहाँ आने वाले भक्तों को बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बहुत पसंद आ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है, चाहे बात तीर्थ यात्रियों के ठहरने की हो या कनेक्टिविटी की बात हो या फिर घाटों का कायाकल्प हो, ये सब बाबा के भक्तों को खूब रास आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और हम सब लोग जो आए सब फर्स्ट टाइम आए और फैसिलिटीज़ डेफिनेटली बड़ी हो गई, सब कुछ फैल गया है। आई थिंक जैसे शूज़ रखने के लिए काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ बेटर थी, वाटर वगैरह सारे काउंटर्स हैं, तो आई थिंक इसी चक्कर में इतने सारे लोग डील भी कर पा रहे हैं। वो लोग श्रद्धालुओं की तो गिनती नहीं है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, परंतु अब बहुत भीड़ है। हम तो सोच के आए थे कि हमारा दर्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन गर्दी देख के ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं कितने देर तक हमारा दर्शन हो पाएगा। जो हम पहले दर्शन करने आते थे, छोटी छोटी गलियों में आते थे, 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। अब वो दूरी आधा हो गया है और कई रास्ते हो गए हैं, हर गेट से आदमी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। बाबा विश्वनाथ के धाम की महिमा अपार है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से काशी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। जहां देश ही नहीं
बल्कि विदेशों से भी आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कुल मिलाकर काशी कॉरिडोर बनने के बाद से बाबा विश्वनाथ के इस धाम को एक नई पहचान मिली है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। देश में चुनावी सरगर्मियां इन दिनों चरम पर हैं और इन्हीं सरगर्मियों के बीच ही रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट से पार्टी ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा है, जो आज सुबह नामांकन दाखिल करने के लिए परिवार के साथ रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले राहुल ने पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उधर अमेठी सीट से गांधी परिवार के करीबी सहयोगी किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। 7 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें रायबरेली और अमेठी सीट शामिल है। 5वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। आपको ये भी बता दें कि 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस यूपी में केवल एक ही लोकसभा सीट जीत पाई थी और वो थी रायबरेली की, जबकि अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के चुनावों में राहुल गांधी के सामने यूपी में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनौती होगी। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता है। इन दोनों ही सीटों से गांधी नेहरू परिवार का दशकों पुराना रिश्ता रहा है। पहले बात रायबरेली सीट के सियासी इतिहास की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें एक है रायबरेली लोकसभा सीट। साल 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। इसके बाद 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई और यहां से फिर एक बार फिरोज गांधी जीतकर सांसद बने। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव और 1962 के चुनाव में यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। इंदिरा गांधी ने 1964 में बतौर राज्यसभा सदस्य सियासी डेब्यू किया और इसके बाद 1967 के चुनावों में रायबरेली सीट से ही उन्होंने चुनावी राजनीति का आगाज किया। इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से 1967, 1971, 77 और 80 यानी कि लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में रायबरेली सीट से उतरी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली सीट पर 1984 से 1999 तक गांधी नेहरू परिवार के करीबियों को ही उतारा गया। 2004 में जब राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा तो सोनिया गांधी ने अमेठी सीट उनके लिए छोड़ दी और वो रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। फिर 2009 के भी लोकसभा चुनावों में सोनिया गांधी को रायबरेली सीट मिली, जीत हासिल उन्होंने वहां पर की और इसके बाद 2014 और 2019 में भी इस सीट से सोनिया गांधी को प्रचंड जीत मिली, यानी कि सोनिया गांधी लगातार 4 बार रायबरेली से ही जीतकर संसद पहुंची हैं। हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा की राह चुनी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया, जिन्होंने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर वहां की जनता क्या सोचती है,
आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है, कैसे देख? बहुत पूरे जिले में खुशी की लहर है और क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार से हमेशा एक परिवार का नाता है, तो ये परिवार का नाता जो हमेशा से रहा है वो आगे भी रहेगा और हम सब पूरे जनपद वासी, यहाँ का बच्चा बहुत खुश है। आज राहुल गांधी जी और पूरा परिवार आया, पूरा परिवार अपने परिवार से मिलने आया। इस बात की खुशी पूरे जिले में हम सबको बहुत बेहद खुशी है। हम सभी को हम लोग जो है एक भारी ऐतिहासिक जीत रायबरेली से दर्ज करने जा रहे हैं। 5 लाख से अधिक वोटों से राहुल गांधी जी यहाँ से जीत के जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि देश को जो प्रधानमंत्री बनेगा और रायबरेली सांसद बन के जाएगा। रायबरेली के लिए प्लस ये होगा कि जो सोनिया जी ने विकास की गंगा यहाँ बहाई है, राहुल जी उसको आगे लेके जाएंगे। रायबरेली का हर जनमानस जानता है कि यहाँ पे विकास राहुल गांधी परिवार ने किया है और गांधी परिवार ही करेगा, जिसको अब राहुल जी आगे लेके जाएंगे। राहुल जी से यहाँ का युवा शुरू से जुड़ा हुआ है, राहुल जी को युवा पसंद करता है। आज आपने देखा हुआ पूरा रायबरेली शहर जाम था। आजकल मेडिकल साइंस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। नए नए मेडिकल उपकरणों के साथ इलाज के तौर तरीकों को आजमाया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों महाराष्ट्र के अकोला मेडिकल कॉलेज में एक हाईटेक बस सुर्खियां बटोर रही है। मेडिकल उपकरणों से सजी यह हाईटेक बस यहां पढ़ाई कर रहे भावी डॉक्टरों के लिए है। हाईटेक मेडिकल सामानों से सजी बस यहाँ चल रही है देश के भावी डॉक्टरों की क्लास, जहाँ खास सीख दी जा रही है। सीख सर्जरी की, मगर सर्जरी और बस के अंदर ऐसा आखिर यहाँ क्यों हो रहा है? तो बता दें कि इस बस के अंदर सर्जरी का ये अभ्यास हर 2 साल में हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी इथकॉन करा रही है। इस हाईटेक बस का नाम है इंस्टीट्यूट ऑन व्हील, जो महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंची। इस खास बस में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर इन तमाम स्टूडेंट्स को सर्जरी के सभी जरूरी स्टेप्स को बड़ी ही आसान भाषा और हाईटेक तरीके से समझा रहे हैं। ये इस वैन को इंस्टीट्यूट ऑन व्हील बोला जाता है। ये इथिकॉन कंपनी की तरफ से हर 2 साल में लाई जाती है हर कॉलेजेस में, और इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जो बेसिक ट्रेनिंग होता है छात्रों को देने के लिए, वो उसकी व्यवस्था की गई है। और सर्जरी के जो स्किल्स होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स जो होते हैं, जो सीखने के लिए बाहर या उनको वक्त लगता है, तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे बेसिक स्किल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं। सर्जरी की ट्रेनिंग के दौरान ब्लेड चलाना, स्टिचेस करते हुए धागा लगाना या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही क्यों ना हो, सर्जरी के हर क्षेत्र में इन्हें माहिर बनाया जा रहा है। मकसद है ऐसी क्लास के माध्यम से डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाने से डॉक्टरों का क्योंकि समय बचता है और साथ ही उन्हें सीधे मरीज की सर्जरी करने में आसानी भी होती है। इस वोल्वो बस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ के छात्र क्या सीख रहे हैं, यही तो जानने के लिए हमें इस वोल्वो बस में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हम वोल्वो बस के अंदर पूरी तरीके से एक यहाँ पर जो है आपको लैब जैसा कुछ दिखाई देगा, कुछ कैंची या कुछ सर्जरी शुरू है, यही यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बात सच है, इस वोल्वो बस में सर्जरी के गुर जो है, सर्जरी की कुछ बातें जो है, ये नए डॉक्टरों को यहाँ पर सीखने की बात यहाँ चल रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से सर्जरी के बाद जो है वो टीचर्स किस तरह से लगाए जाते हैं, ये डॉक्टर को यहाँ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।